हेलो यूजर्स, तो ये होने जा रही है आरंभ हमारी सेकंड चैप्टर, ठीक है, ऑन बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो चलो एक उससे पहले हम एक बात करते हैं। ठीक है, सुनो, जब वाटर आप लोगों को पता नहीं था, ठीक है, जब बचपन में वो 6-7 क्लास में जब आप लोगों को पता नहीं था कि वाटर किससे बना हुआ है, H2O, आप लोग किसी को भी पता नहीं होगा, मतलब 5th-6th क्लास में, ठीक है, H2O सिर्फ आप लोग देखते थे कि टीचर्स लिखते हैं H2O, इसलिए लिख देते थे कि H2O इज वाटर। ठीक है, जरा सोचो आपने कैसे डिटरमाइन किया था कि वाटर इज H2O, 2 ठो हाइड्रोजन है और 1 ठो ऑक्सीजन है। कैसे डिटरमाइन किया था वो चीज? इलेक्ट्रोलिसिस करके। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करके आपने डिटरमाइन किया था कि वाटर में 2 चीजें हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये प्रेजेंट है करके आपको पता चला था। अभी क्या हुआ, जब पहले आप लोगों को क्या लगता है, पहले सेल डिस्कवर हुआ था या फिर पहले ये सारे सेल्स के अंदर वाले सारे चीज? पहले सेल्स के अंदर वाले सारे चीज डिस्कवर हुए थे। क्यों, हम चलो थोड़ा डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो क्या हुआ था ना, जब सबसे पहले साइंटिस्ट तो तब हुआ नहीं करते थे, तब फिलोसोफर्स हुआ करते थे, मतलब ओवर थिंकर्स बोल सकते हो तुम लोगों को। आज के डेट में जो आप लोगों को बोला जाता है ना ओवर थिंकर्स, दे वर फिलोसोफर्स एट दैट टाइम। ठीक है, बहुत ज्यादा सोचते रहते थे जो, वो होते हैं फिलोसोफर्स। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था, वो लोग देखते रहते थे, बस विजुअलाइज ऑब्जर्व करते रहते थे सारे चीजों को, और फिर सोचते थे कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। जब उन्होंने देखा कि एक ऐसे ही एक पत्ता जो गिर गया है, ठीक है, पेड़ से एक पत्ता जो गिर गया है और जो एक पत्ता पेड़ पे लगा हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों ये पत्ता जिंदा नहीं है और ग्रो नहीं कर रहा है, पर वो पत्ता ग्रो कर रहा है? ठीक है, क्यों ये पत्ता पीला भी हो रहा है पर ये पत्ता ऑलरेडी और अपना कलर चेंज नहीं कर रहा है? ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस पता करने के लिए बेसिकली वही हमारा वाला कॉन्सेप्ट, लिविंग नॉन लिविंग में डिफरेंसेस पता करने के लिए, ठीक है, ये लोग चालू किए रिसर्च करना। ठीक है, रिसर्च करने के लिए उनको क्या चाहिए कि कॉम्पोजिशन क्या है दोनों का, डिफरेंस इन कंपोजिशन क्या है। ठीक है, लिविंग में क्या कंपोजिशन है, नॉन लिविंग में क्या कंपोजिशन है, दोनों को दोनों डिफरेंट कैसे होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने जब बात की थी ग्रोथ के बारे में, मतलब जब बात की थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन लेक्चर 1, ठीक है, वो लेक्चर 1 भी नहीं था, वो सेशन 1 था। ठीक, व्हाट इज बायोलॉजी, यू कैन गो एंड सर्च व्हाट इज बायोलॉजी अगेन। तो वहां पे हमने बात की थी सारे क्राइटेरियन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसमें हमने एक पॉइंट बताया था मेटाबॉलिज्म करके। ठीक है, मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, जितने सारे रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म होने के लिए मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म होगा कब, जब मेटाबॉलिज्म उसके अंदर चलेगा एट कांस्टेंट पीएच, कांस्टेंट टेम्परेचर, उसका मेंटेन हो रहा होगा, बॉडी टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह वगैरह सब मेंटेन हो रहा होगा उसके अंदर, उसके थर्मोडायनेमिक कंडीशंस मेंटेन हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शंस होने के लिए कुछ तो चाहिए ना जो रिएक्ट हो, कुछ रिएक्टेंट्स चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे। ये सब कहां से आता है, ये सब क्या है, यही सब चीजें मिलकर बनते हैं हमारे बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये कहां से आई, ये सारे चीजें सबसे पहले कैसे आई दिमाग में उनके, कि क्या चीज है जो डिफरेंशिएट करता है लिविंग को नॉन लिविंग से। ठीक है, और लिविंग और नॉन लिविंग के का जो कंपोजिशन है वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, वहीं से आता है हमारे बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर। ठीक है, वहीं से ओरिजिनेट होता है बायोमोलिक्यूल्स नामक एक टर्म का। ठीक है, तो अभी हमें वैसे ही कंपोजिशन पता करना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कंपोजिशन क्या है। जैसे हमने वाटर का कंपोजिशन तय किया था इलेक्ट्रोलिसिस करके, उस वैसे ही हमें कुछ प्रोसीड्यूर्स अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ एनालिसिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किससे बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं। ठीक है, अच्छा, उससे पहले हम एक रफ डेफिनेशन, ठीक है, रफ डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। व्हाट आर दिस बायोमोलिक्यूल्स, what are these biomolecules? ठीक है, all the biomaterials
बायो मटेरियल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन एन लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, एक्सक्लूसिव ऑफ, एक्सक्लूसिव मतलब छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स एंड सम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, इन केस दे देमसेल्व्स आर द बायोमटेरियल्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि बायोमटेरियल्स जो चीजें हैं, जो सब चीजें मिलकर हमारा एक बायोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं, वही बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। एक सेल भी तो एक बायोलॉजिकल सिस्टम है और बहुत सारे सेल्स मिलकर भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम बनाते हैं। तो उस केस में क्या हम एक सेल को बायोमोलिक्यूल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स एंड सम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है। बहुत सारे प्रोटीन्स ऐसे काइंड के हैं जो बॉडी में खाली स्ट्रक्चर का काम करते हैं। वो बोला था ना, जैसे हमारे घर में घर का हमारा जैसा बना हुआ है रोड का मैश, वायर का मैश, घर का रोड मैश बना हुआ है, आयरन एंड स्टील का मैश बना हुआ है, ठीक है। वैसे ही कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है जो हेल्प करते हैं। उन केस में हम वो सारी चीजों को नहीं ले सकते एज बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। In case they themselves are, in case they themselves behave as biomaterial, materials, okay। अभी ये डेफिनेशन को प्रूफ करने के लिए, ये डेफिनेशन पहले नहीं आया था बेटा, ये डेफिनेशन हमने अभी बताया आपको ताकि आपको समझ हो जाए कि बायोमोलिक्यूल क्या चीज है, ठीक है। ये डेफिनेशन हमने इसीलिए बताया है ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया मिल जाए रफली कि क्या होता है बायोमोलिक्यूल, ठीक है। चलो अभी तो फिर हम लोग देखते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका कॉम्पोजिशन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं उसका नाम है ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे कंपाउंड एनालिसिस करने के लिए, कंपाउंड कंपोजिशन, ठीक है, टू डिटरमाइन द, अच्छा, एम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, हर एक्सपेरिमेंट लिखने से पहले आप लोग एक एम होता है ना कि हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों करें, ठीक है। इसका एम क्या है? टू डिटरमाइन द कंपाउंड कंपोजिशन, ठीक है। कंपाउंड कंपोजिशन of the living beings, living system, living being, living organism, कुछ भी बोल दे, ओके, ठीक है। इसका एम है वही ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड प्रेसिपिटेशन। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट्स, हर एक्सपेरिमेंट में कुछ रिक्वायरमेंट्स तो होती है बेटा। रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी? बेसिक रिक्वायरमेंट पता तो चल रहा है आप लोग को, TCA ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, वो तो चाहिए। अच्छा, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला कैसे पता है? केमिस्ट्री में अगर ऑर्गेनिक पढ़ाई हो गया होगा, ट्राइक्लोरो, अच्छा पहले एसिटिक एसिड तो बोल दो। अच्छा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होती है आपकी एसिटिक एसिड या फिर इथानोइक एसिड, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। दिस इज एसिटिक एसिड, दिस इज सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड। देखो ये जो 3 ठो H थे, ठीक है, एसिटिक एसिड का मिथाइल कार्बन पे जो 3 ठो H थे वो रिप्लेस हो गए हैं विद Cl, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटेट, ठीक है, एसिटिक एसिड। अगर ये H को हटा दें तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा हमारा एसिटेट, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटेट आयन।
एच अभी रखे रहते हैं हम लोग, ठीक है, जरूरत पड़ने पर उसे हटाएंगे। इथेनोइक एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटेट, एसिटेट, ओके, एसिड, ये हमें चाहिए सबसे पहली बात। दूसरी क्या चीज है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक मोटर पिस्टल या फिर सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। मोटर एंड पिस्टल आपके एनसीईआरटी के हिसाब से मोटर एंड पिस्टल। अच्छा, मोटर एंड पिस्टल क्या चीज होती है, मोटर एंड पिस्टल, अच्छा देखा होगा आपने घर में अदरक वदरक ये सब को कूटने के लिए, ठीक है, मम्मी लोग रखे रहते हैं एक ऐसे चीज रखे रहते हैं, फिर उसमें ही कूटते हैं, वो आयरन का बना हुआ रहता है, ठीक है, उसको हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज दैट, ठीक है। तो उससे अगर वो क्ले का बना हुआ हो, ठीक है, चाइना क्ले का बना हुआ हो, तो हम उसको बोलेंगे मोटर एंड पेस्टल, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में भी आप लोगों ने देखा होगा, उसको कुछ चीजों को ग्राइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बेटर है सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन ही यूज कर लो इसके अलावा, ठीक है। बड़े एज पर आप लोग सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन भी यूज करते हैं, फ्यूगेटिंग मशीन, ओके, फ्यूगेटिंग मशीन, ये भी आप यूज कर सकते हैं। पर क्या है, मोटर एंड पिस्टल यूज करके हम थोड़ा थिक चीजें बना सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन में क्या होता है, बहुत छोटी छोटी पीसेस बन जाती है, ठीक है। तो हो गया मोटर एंड पिस्टल। इसका काम क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ कोई भी सेल, मतलब मान लो वो कुछ लीवर सेल्स हैं, एज पर योर एनसीईआरटी गोज, ओके, लीवर सेल्स, लीवर से लाया हुआ कुछ सेल्स, ठीक है, या फिर कुछ प्लांट के टिश्यू, ठीक है, जैसे लीफ सेल्स, लीफ टिश्यू, ठीक है, लीफ का कोई पार्ट, या फिर कोई माइक्रोबियल पेस्ट, माइक्रोबियल पेस्ट, ओके, ये सारी चीजें, कुछ भी इनमें से कुछ भी आप ले लो, उसके साथ थोड़ा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डालो, ठीक है, और फिर उसको ग्राइंड करते जाओ, वो मोटर एंड पिस्टल से, ठीक है। या फिर आप सेंट्रीफ्यूगेट भी कर सकते हो, उसको कुछ टाइम के लिए इंक्यूबेट करके फिर सेंट्रीफ्यूगेट भी कर सकते हो। चलो, सेंट्रीफ्यूगेटिंग वाला पार्ट नहीं है, उतना नहीं है ये वाला प्रोसीड्यूर के बारे में आपके बुक में। हमें बस क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि हमारा कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। तो अभी क्या बन जाएगा, हमने एक ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और ये कुछ भी सेल ले लिया, उठा लिया, ठीक है, उसको ग्राइंड कर दिया पूरा। ग्राइंड कर देने से बनता है क्या, इट फॉर्म्स ए थिक स्लरी, थिक स्लरी। अच्छा, एग्जैक्टली स्लरी क्या होती है पता है, जब आप चाय में बिस्किट डाल दो, ठीक है, डाल के खा रहे हो, ठीक है, वो चाय क्या हो जाती है, मतलब बिस्किट आप डुबो, वो बहुत नरम हो जाती है, ठीक है, पूरा फिर सब बिस्किट डाल दो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे डाल दो और उसको फेंट दो पूरा, तब जो चीज बनती है ना वो होती है स्लरी, ठीक है, वैसे वाला स्ट्रक्चर, वही वाला चीज। अभी ये स्लरी को हम क्या करेंगे बेटा, एक चीज क्लोथ के थ्रू स्ट्रेन करेंगे, ठीक है। व्हाट इज स्ट्रेनिंग, अच्छा, चीज क्लोथ बहुत बच्चों ने नहीं देखा होगा। अच्छा, कोई गया हुआ है मिठाई के दुकान में कभी, जहां पे रसगुल्ले वगैरह बनता है, वहां पे क्या होता है, वो लोग एक कपड़ा, पूरा पतला सा कपड़ा लेकर चीज को उसके ऊपर रखे रहते हैं, एक बांध देते हैं पूरा टाइट से एक जगह पर, फिर वहां से कुछ सॉल्युबल चीजें बाहर निकल जाती हैं और वो चीज जो है वो पूरा अपने आप ऊपर रहता है, ठीक है, वही होता है चीज क्लोथ। जो लोग नहीं देखे हो चीज क्लोथ, एक बार के लिए विजुअलाइज कर लो, देख लो एक बार, ठीक है, ये होता है चीज क्लोथ, ठीक है। देखो, ये देखो, इसमें बहुत फाइन पोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत फाइन पोर्स, मतलब जैसे ऐसे वाले पूरा बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ताकि बहुत छोटी चीजें केवल उसके थ्रू पास कर जाए और बाकी जो बड़े बड़े चीजें हैं
वो ऐसे ही रुक जाए, ठीक है, ठहर जाए उसके ऊपर, ठीक है। फिल्टर पेपर टाइप्स, ठीक है, समथिंग लाइक फिल्टर पेपर। स्ट्रेनिंग मतलब क्या है बेटा? फिल्ट्रेशन काइंड ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें देखा चीज क्लॉथ, तो इसमें क्या किए हम, इस स्लरी को पूरा ऐसे घिस दिया, ठीक है। घिसने के बाद क्या हुआ, जो सब सॉल्युबल था, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ जो भी चीजें थी सॉल्युबल थी, ठीक है, वो क्या हुआ, नीचे चले गए। और जो इनसॉल्युबल थे, ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल था, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ इनसॉल्युबल था, वो सब क्या किए, ऊपर रह गए। ये चीज क्लॉथ के ऊपर का कुछ चीजें रह गए ऐसे, ठीक है, ये तो बड़े बड़े, थोड़े से बड़े बड़े, ठीक है, ऐसे कुछ चीजें रह गए। और कुछ चीजें क्या है, मान लो यहाँ पे कोई डिश हम कुछ भी रख लिया था, यहाँ पे कुछ चले आए, ठीक है, ये मेरा चीज क्लॉथ था। ये ऊपर वाला है एसिड इनसॉल्युबल पूल, क्या है, एसिड इनसॉल्युबल पूल, ओके। दिस फॉर्म्स एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड सॉल्युबल पूल, ओके। सो ये था हमारा चीज क्लॉथ। यहाँ पे तीसरे में आप लिख भी सकते हैं वो चीज क्लॉथ चाहिए वो, ठीक है, चीज क्लॉथ फॉर स्ट्रेनिंग, ठीक है। इतनी सी बात है। अभी हमें देखना है कि ये इनसॉल्युबल और सॉल्युबल का क्या फंडा है, ठीक है। ये तो समझ में आ गई हमें बातें कि जो चीज सॉल्युबल हो गया होगा वो आराम से पास कर जाएगा थ्रू दिस पोर्स, ठीक है, इसीलिए वो नीचे हो गया। ये फिल्टरेट है, ठीक है, ये मेरा रिटेंटेट है, रिटेंटेट बोलते हैं ना जो रह गया, रेसिड्यू, ठीक है, ये फिल्टरेट, ये रिटेंटेट, ठीक है। ये रिटेंटेड वाला पूरा एसिड इनसॉल्युबल पूल, ये फिल्टरेट वाला पूरा एसिड सॉल्युबल पूल कहलाएगा, ठीक है। अभी ये हम पता करते हैं कि ये एसिड कैसे कुछ चीजों को सॉल्युबलाइज किया और कुछ चीजें कैसे इनसॉल्युबल हो गई इसमें, ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा। चलो ये, और ये प्रेसिपिटेशन नाम का फंडा क्यों दिया गया है इसको, ठीक है, ये हो गया है ना बच्चों, मिटा देते हैं हम, ठीक है। ये हर टाइम दिमाग में रखना, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो देखो क्या है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि यहाँ पे Cl 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 3 ठो लगे हुए हैं, C डबल बॉन्ड OH है। तो क्या है कि Cl का नेगेटिव आई माइनस आई इफेक्ट के वजह से ये वाला बहुत ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, ये अपना नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे दे रहा है, तो ये हाइड्रोजन बहुत इजीली जा सकता है और ये आपका बहुत अच्छा एसिड बन सकता है, ठीक है, कंपेरेबल विद सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसा एसिड ये बन सकता है, ठीक है। तो हमारे सेल्स में जो भी चीजें हैं सेल के अंदर, ठीक है, एक पर्टिकुलरली कुछ टिश्यूज लिए थे ना हमने, तो उसके अंदर सेल्स ही होंगे, वो सेल्स के अंदर कुछ चीजें होंगे, ठीक है। सेल्स के अंदर जो भी चीजें होंगी, ठीक है, मान लो ये कुछ बड़ी वाली मॉलिक्यूल है, क्या है मुझे अभी तक नहीं पता है बेटा, ठीक है, ये कुछ छोटी वाली मॉलिक्यूल है, ओके, इसके ऊपर कुछ चार्ज है, कुछ भी चार्ज हो मुझे नहीं पता, ठीक है, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, मैंने दिखाया है कि इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक सिंपल केमिस्ट्री वाली कॉन्सेप्ट है, आप लोग सब जानते होंगे, ये थोड़ा ध्यान देकर सुनो, ठीक है। क्या होता है, कोई भी चीज जब वाटर सॉल्युबल होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या होता है, वाटर, ठीक है, 70 to 90% इज वाटर ओनली, ठीक है। तो क्या हुआ, कोई भी चीज जब वाटर में सॉल्युबल है या फिर सॉल्युबल है तो उसका एक हाइड्रेशन स्फीयर होता है। क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर इसको ऐसे घेर लेते हैं, ठीक है, वाटर इसको, सॉरी ये पॉजिटिव है ना, तो इसके पास ऑक्सीजन होंगे नेगेटिव वाले, ठीक है, वाटर इसको ऐसे घेर के रहते हैं। आप लोग तो पढ़ चुके होंगे ये वाली
बात अगर केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, जो पढ़े होंगे वो इग्नोर करें और जो नहीं पढ़े हैं वो देख लें, ठीक है। ऐसे क्या होता है, हाइड्रेशन स्फीयर बना होता है, कोई भी आयन, एटम, कुछ भी चीज हो, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे हाइड्रेशन स्फीयर बना होता है। जिसका हाइड्रेशन स्फीयर जितना बड़ा, जो जितना छोटा चीज है, ठीक है, एटॉमिक रेडियस जिसका जितना छोटा है, ओके, एटॉमिक रेडियस जिसका जितना छोटा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन स्फीयर। ओके, जिसका एटॉमिक रेडियस जितना छोटा है उसका हाइड्रेशन स्फीयर उतना बड़ा है, मतलब वो उतना ज्यादा सॉल्युबल है, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी उसका उतना ज्यादा है, ठीक है। पर जो जितना बड़ा है उसके पास वाटर रहने की शक्ति थोड़ी कम है, ठीक है। ऐसे ये नेगेटिव था ना, तो इसके सॉरी क्या कर दिया मैंने, ओके, सो दिस गोना हैपन विद दिस, ओके। नेगेटिव वाला था ना, तो इसके पास पॉजिटिव वाला पार्ट रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में पढ़ा होगा, ठीक है। ऊपर डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसीलिए ये थोड़ा पास होगा, ठीक है। जो जितना बड़ा है उसके पास का मतलब उसका हाइड्रेशन स्फीयर उतना छोटा, ठीक है। क्योंकि ये एक एसिड है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन स्फीयर है उसको तोड़ने का कोशिश करेगा। कैसे बोलो, ये H+ आया, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर लगने लगेगा, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर जैसे ही जाएगा, ऑक्सीजन को जैसे ही अटैक करेगा, क्या होगा, ऑक्सीजन की जो नेगेटिविटी थी वो थोड़ी घट जाएगी ना, वो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको दे रहा होगा, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी घट जाएगी। जैसे ही घटी, इस पर से ये हाइड्रोजन स्फीयर टूटने लगा, ठीक है। H3O+, H3O+, H3O+ होके सारे निकलने लगे, वाटर सारे निकलने लगे। तो क्या हुआ, ये चीजें अभी ऐसे थोड़ी घटने लगी उनकी हाइड्रेशन स्फीयर्स, ठीक है। लेकिन जो छोटा सा चीज है उसका हाइड्रेशन स्फीयर बहुत बड़ा था, तो उसको तोड़ने में इसको वक्त लग गया, ठीक है, इसको टाइम बहुत लगेगा, और ये थोड़ा सा ही कुछ तोड़ पाया। पर जो चीजें बहुत बड़ी थी, ठीक है, उनका हाइड्रेशन स्फीयर बहुत छोटा था, उनको तोड़ने में बहुत कम टाइम लगा, जल्दी से टूटे, ठीक है, जल्दी से उनका हाइड्रोजन स्फीयर टूट गया और सारे नेगेटिव चार्जेस ऐसे हो गए, ठीक है, ऐसे आसपास आ गए, ठीक है। और क्या है, ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है, ये कोई आयनिक इंटरेक्शन नहीं है, ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्स ये सारे जमा हो गए एक जगह पर। जमा होने के वजह से क्या हुआ, इनका डेंसिटी बढ़ा और ये सब सेटल डाउन होना शुरू हो गए। कोई भी कॉलर्ड का यही प्रॉपर्टी है, ठीक है, चार्ज को सेपरेट कर देंगे ना हम, ठीक है, चार्ज को हम सेपरेट कर देंगे कोई भी कॉलर्ड में, तो ऐसे ही प्रेसिपिटेशन हो जाता है। कोई भी, चाहे वो प्रोटीन हो, लिपिड हो, कोई भी एमिनो एसिड्स हो, कुछ भी चीजों का, बेसिकली वी गोना डील इन दैट, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स थे, जैसे मान लो आयोडीन हो गई, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, SO4 2- हो गई, ये सब छोटे छोटे हैं, तो उनका हाइड्रेशन स्फीयर जो है वो तो उतना जल्दी टूट नहीं पाया, टूटा नहीं, तो वो लोग एसिड सॉल्युबल पूल में आ गए, ठीक है। पर इनका हाइड्रेशन स्फीयर जो है वो टूट गया बहुत जल्दी, ये सब सेटल डाउन हो गए नीचे, ठीक है। अगर उसको रख दिया होता मैंने तो ये सेटल डाउन हो जाते नीचे, प्रेसिपिटेट हो जाते, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही जम कर रह गए और एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ गए, ठीक है। ये इनसॉल्युबल बन गए, ये सॉल्युबल बन गए, ठीक है। समझ में आई बात, कैसे सॉल्युबल किया, कैसे इनसॉल्युबल किया, कैसे प्रेसिपिटेशन हुई यूजिंग ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसीलिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। वरना देखो, कोई और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हम क्यों नहीं लेते हैं, अगर हम कोई और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, ठीक है, तो हो सकता है कि ये सारी चीजों के साथ वो रिएक्ट कर जाए और ये जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है ना उनको तोड़ दे, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे ना, तो हमें एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन कैसे पता चलेगा, इसीलिए हम ट्राइक्लोरो एसिटिक बहुत सारे रिएक्शंस किए हैं, बहुत सारे टेस्ट किए, उसमें पता चला कि दिस इज द बेस्ट which we can use for this analysis, compound analysis, ठीक है। समझ में आई बात, चलो ये हो गया आपका ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड प्रेसिपिटेशन, ठीक है।
एसिड सॉल्युबल पूल, एसिड इनसॉल्युबल पूल। ये था हमारा कंपाउंड एनालिसिस वाला पार्ट। यहां पे हमें इतना तो पता चल गया कि सारे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, सारे जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने सारे इनसॉल्युबल पूल में रह गए हैं, वो सारे हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। हमें बस इतना पता चला था, ठीक है, इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं, बहुत ज्यादा कंपाउंड्स हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं और वही सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। तब तक हमें सिर्फ उतना ही पता था, ठीक है। तो पहली जो डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन कंपाउंड्स या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कुछ भी बोलो आप, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट इन a cell is called biomolecules, are called biomolecules. ये सही है, दिस इज पार्शियली करेक्ट, ठीक है। ऐसे नहीं बोला जा सकता कि ये टोटली सही है, ये टोटली सही है भी नहीं। खाली कार्बन कंपाउंड्स को हम या फिर खाली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम ऐड नहीं कर सकते, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ऐड करनी पड़ेगी बायोमोलिक्यूल्स में। वो हमें कैसे पता चलेगा? हमने और एक टेस्ट किया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि खाली ऑर्गेनिक चीजें हैं, कुछ इनऑर्गेनिक चीजें भी हैं भाई। वो कैसे पता चलेगा हमें कि सही में इनऑर्गेनिक चीजें हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक नया एनालिसिस करते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। यहां पे जो हमने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड प्रेसिपिटेशन किया, उसमें हमने क्या किया था बेटा? बेसिकली हमने टीसीए प्रेसिपिटेशन में हमने बेसिकली क्या किया? We isolated and purified the compound. The compounds to know the composition, ठीक है, to know the compositions. ध्यान दें, ये सारी सेंटेंसेस आपकी एनसीईआरटी माता की है, ठीक है। कंपोजिशन पर अभी हम करने जा रहे हैं एलिमेंटल एनालिसिस। क्या है? एलिमेंटल एनालिसिस। दो टाइप के एनालिसिस जरूरी है बेटा, ठीक है। सिर्फ कंपाउंड कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है, बड़े बड़े कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, या फिर बहुत से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सब भी ऐसे खाली नहीं रह के बहुत टाइम कंपाउंड्स जैसे रहता है। जैसे मान लो Na2CO3 के फॉर्म में, कभी NaCl के फॉर्म में, ठीक है, ऐसे रहता है ना वो सब कंपाउंड्स बन के। तो एलिमेंटल एनालिसिस उनका जरूरी है, ठीक है। इसी से हमें पता चलेगा कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक चीजें हैं, ठीक है। इसका एम क्या था? टू डिटरमाइन द एलिमेंटल कंपोजिशन as well as the inorganic compounds of the cell, ठीक है, of the living bodies, living cell, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी ने डिफरेंशिएट तो किया है, लिखा तो है, पर इट इज कॉम्प्लेक्स, ओके। चलो, तो एलिमेंटल एनालिसिस में हमें एक एक्सपेरिमेंट करनी है, वो एक्सपेरिमेंट का नाम है एश एनालिसिस, ठीक
ठीक है, बहुत लोगों ने इसे सुना होगा, एस एनालिसिस। एस एनालिसिस इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें उठानी है वही कोई टिश्यू उठानी है या फिर कुछ सेल्स की मासेस उठानी है, ठीक है, उसको हम नाप लेते हैं मान लो, ठीक है, वेट कर लेते हैं, इसको वेइंग मशीन से वेट कर लिया। तो जो भी हम वेट किए पहले, ठीक है, वॉट एवर वी वेट थ्रू द वेइंग मशीन, सबसे पहले पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम लिवर सेल्स, लिवर और प्लांट टिश्यू, कुछ भी, ठीक है, प्लांट लीफ, व्हाटएवर जो भी आप ले सकें, ठीक है, कहीं से भी लिया और उसको वेट कर लिया। अभी हमें जो भी उसका वेट मिला, दैट इज द वेट, ठीक है। वेट मतलब क्या बेटा, मॉइस्चर है उसके अंदर, ठीक है, मॉइस्चर है उसके अंदर। वेट मीन्स with water, with moisture in it, ठीक है। जो भी हमने अभी उसका मेजर किया वेट, वो उस वाटर के साथ मिला हुआ है। जैसे होता है ना आपका टोटल प्रेशर इक्वल्स टू वेपर प्रेशर प्लस द प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर, ऐसे सब करते हो ना आप लोग। वाटर हमेशा साथ में आता है, ठीक है, मिलकर आता है, और सेल्स हैं तो उनके अंदर तो बहुत ज्यादा वाटर है, ठीक है, तो वो मॉइस्चर रहता है उनमें। इनमें से मॉइस्चर कैसे निकाला जाए, किसने देखा है मम्मियों को जो क्यूमिन सीड्स को थोड़ा भूनते हुए, ठीक है, वो क्यों भून लेते हैं, ताकि वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए, अच्छे से पाउडर हो जाए, उसमें से मॉइस्चर निकल जाए, ठीक है। तो वही चीज हमें यहाँ भी करनी है। लेट्स बर्न द सेल्स, ठीक है, हमें बस उसको बर्न करना है। बर्न करने में क्या होगा, आफ्टर दिस दो पार्ट्स में वो सेल डिवाइड हो जाएगी। वो जो बर्न हुई, ठीक है, बर्न होने के बाद दो पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया। देखो जितना कार्बन कंपाउंड्स था, कार्बन कंपाउंड्स एंड वाटर, ठीक है, ये सब निकल गया, ठीक है, गिवन आउट as CO2 and water vapor, ओके, वाटर वेपर एंड CO2 बन के वो सारे निकल गए। अभी बचा क्या है, जो भी बच गया, ठीक है, जो भी बच गया विल कॉल इट एज ऐश। ये ऐश को हम जब एनालाइज करेंगे, ठीक है, आप लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो बेटा, ठीक है, जहां पे आपको पता चलता है कि ये कलर है तो ये सॉल्ट है, ऐसा टेस्ट है तो ये सॉल्ट है, ये गैस दे रहा है तो ये सॉल्ट है, ऐसा वगैरह वगैरह बहुत सारे रिएक्शंस करते हो, ठीक है। वैसे ही ये ऐश को जब हमने एनालाइज किया, हमें पता चला इट कॉन्सिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ठीक है, इनऑर्गेनिक चीजों से भरा हुआ है, जैसे कि कैल्शियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ऐसे सब चीजों से ये भरा हुआ है, ठीक है। इसी से हमें पता चला कि देयर आर ऑल्सो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल। बोथ these carbon compounds and these inorganic materials as well as water, everything constitutes the biomolecules, ठीक है। all the biomaterials present in an organism, ठीक है, exclusive of some cells and structural proteins in case they themselves behave as biomaterials are called as biomolecules। समझ में आई बात, ये सारे चीजें मिलकर बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। तो आगे से कोई आपको पूछे कि वाटर इज अ बायोमोलिक्यूल और नॉट, वाटर इज ऑब्वियसली अ बायोमोलिक्यूल एंड ऑल्सो दिस मिनरल्स, ठीक है, ये सारे भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं एक अच्छी सी टेबल पर, ठीक है, इसके लिए हम एक, अच्छा ये थोड़ा नोट कर लें, एश एनालिसिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एक्सपेरिमेंट एश एनालिसिस क्यों किया था, ओके।
this is important, ash analysis और ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड प्रेसिपिटेशन, these are the two experiments we have to do. पहला वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सेपरेट हो जाएं, बेसिकली कंपाउंड एनालिसिस के लिए था वो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जहां पे हमने बहुत सेपरेट करने की कोशिश की थी, ठीक है, बड़े बड़े कंपाउंड्स को सेपरेट करने की कोशिश की थी, ठीक है। यहाँ पे हमें दो पार्ट मिले, चीज से स्ट्रेन करने के बाद हमें दो पार्ट्स मिले, एक तो एसिड इनसॉल्युबल पूल, एक हो गया हमारा एसिड सॉल्युबल पूल, ठीक है। एसिड सॉल्युबल पूल हमारा फिल्ट्रेट है, एसिड इनसॉल्युबल पूल हमारा रिटेंटेट है, ठीक है। और अभी हम एश एनालिसिस किए, उसमें हमें मिला कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स आर आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स, ठीक है। जो कार्बन कंपाउंड्स थे वो सब निकल गए एज CO2 एंड वाटर वेपर, वाटर निकल गया एज वाटर वेपर, ठीक है। और एश में हमारा जितना भी चीजें बच गई वो था हमारा एश, ठीक है। वो एश है CH2+, K+, Na+, Mg2+, ये सारे, ठीक है। ओके, तो इतनी सी बात है। चलो अभी हम देखते हैं कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट है और जो हमारा, ये अगर हो गया है तो मिटा देते हैं, ठीक है। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है और हमारा जो अर्थ क्रस्ट को हम एग्जाम्पल लेते हैं एज द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन लिविंग मटेरियल, ठीक है। और हमारा एक बॉडी का सेल, ठीक है। हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक टेबल दिया गया है, टेबल नंबर 9.1 ऑफ NCERT, ठीक है। वो टेबल को हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मटेरियल्स, percentage of elements, materials present in Earth's crust in human body, okay। ये दो पार्ट हमें देखनी है अच्छे से। तो चलो पहले ये जान लो कि क्या क्या है, ठीक है, कौन से चीजों को हमें देखनी है। हमने एक नोट बनाई ऐसे पूरा कि कौन से चीजें हैं और हमें क्या पता चला। सबसे पहले ये इन्फ्रेंस हमें क्या मिला हम देखेंगे, ठीक है। चलो तो इसके लिए एक न्यूमोनिक है आपका, हाइपरकार ओला नलिफाइड नैनो सुपरकार्स नलिफाइड सुपरकार नैनो मैजिकल साइट, ठीक है। सो दीज आर द एलिमेंट्स वी हैव नोटेड, ओके। ये थोड़ा ऊपर नीचे है, इसको थोड़ा देख लेते हैं हम। हाइपरकार ओला नलिफाइड सुपरकार नैनो इफेक्ट, मैजिकल साइट, ठीक है। हाइपरकार ओला नलिफाइड सुपरकार नैनोज मैजिकल साइट, ठीक है। ये SI है सिलिकॉन, ठीक है। और Mg मैजिकल, Na है सोडियम आपका, ठीक है। Ca है आपका कैल्शियम, S है सल्फर, ठीक है। N है नाइट्रोजन, O है ऑक्सीजन, C है कार्बन, H है हाइड्रोजन, ठीक है। चलो तो सबसे पहली बात तो यह है कि नाइट्रोजन इज वेरी लिटिल इन द अर्थ क्रस्ट, वेरी लिटिल, ठीक है, बहुत कम है नाइट्रोजन। और ये सिलिकॉन जो है ये हमारे बॉडी में नेग्लिजिबल है, ओके। दिस इज नेग्लिजिबल इन आवर बॉडी एंड दिस इज 0.03, दिस इज सुनो
तो ये है हमारा पूरा टेबल, ठीक है, टेबल 9.1 एनसीईआरटी। ठीक है, नीट के भक्तों एनसीईआरटी आप लोगों के लिए गीता है, ठीक है। चलो, तो हाइपर कार ओला, नलिफाइड, सुपर कार, नैनोज, मैजिकल इफेक्ट, मैजिकल साइट, ठीक है, इतना ही है। हाइड्रोजन का जो कंसेंट्रेशन है, मतलब परसेंटेज, देखो टोटल हमारे आर्च क्रस्ट में जितना भी चीजें हैं, ठीक है, उसका कुछ मास होगा, ठीक है, मास टोटल बाय मास, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास, टोटल मास ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, इनटू 100। ऐसे ही निकालेंगे हम हर किसी का, ठीक है, हमारे बॉडी में भी और आर्च क्रस्ट में भी। हाँ, तो हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है, 0.14 इन आर्च क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी में 0.5, ठीक है। कार्बन का परसेंटेज कितना है, 0.03 इन आर्च क्रस्ट, 18.5 इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, 0.03 इन आर्च क्रस्ट, 18.5 इन ह्यूमन बॉडी। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 46.6 इन आर्च क्रस्ट, 65 इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बहुत ज्यादा है, 46.6, 65। नाइट्रोजन यहाँ पे तो वेरी लिटिल है, पर यहाँ पे 3.3 है। सल्फर 0.03 अगेन इन आर्च क्रस्ट, 0.3 सल्फर है इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। परसेंटेज, ऑल दीज आर इन परसेंटेज। कैल्शियम 3.6% है आर्च क्रस्ट में और हमारे बॉडी में 1.5%, ठीक है। सोडियम का परसेंटेज 2.8 है इन आर्च क्रस्ट, 0.2 है इन ह्यूमन बॉडी। मैग्नीशियम 2.1, 0.1 इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। सिलिकॉन का परसेंटेज 27.7 है इन आर्च क्रस्ट और नेग्लिजिबल है ह्यूमन बॉडी में। यहां से हम एक इन्फरेंस लेते हैं, ठीक है। देखो ये जो H है, C है, NO है, N है, ठीक है, इतनी चीजों का HCON इन्फरेंस, ठीक है, इस डाटा का एक इन्फरेंस है बेटा। जाहिर सी बात है सभी को ये डाटा याद नहीं रह सकता, पर हम थोड़े बहुत ऐसे तो कर ही आइडिया तो लगा ही सकते हैं ना कि कौन सा ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, कौन से चीज ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है, कौन से चीज आर्च क्रस्ट में ज्यादा है, ठीक है। देखो ये सारे चीजें, ठीक है, ऑल दिस, सल्फर को भी ले लो, ठीक है, HCONS, ठीक है, हाइपर कार ओला, नॉलिफायर्स, सुपर कार, नैनोज, मैजिकल साइट, उनमें से HCONS इतना तक, ये सारे के सारे HCONS has greater percentage in human body, और हमने ह्यूमन बॉडी को लिविंग थिंग का एग्जांपल लिया था ना, ह्यूमन बॉडी और लिविंग थिंग, लिविंग सिस्टम, ठीक है, एंड CaNaMgSi, ठीक है, इनका परसेंटेज आर्च क्रस्ट में ज्यादा है। CaNaMg और Si has greater percentage आर्च क्रस्ट, मतलब आर्च क्रस्ट को हमने किसका एग्जाम्पल लिया था, नॉन लिविंग, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में कभी भी ऐसे आ जाए क्वेश्चन में, ठीक है, कि इनमें से ऐसे 4 चीजें आपको दे दे, HCONA मान लो, which of the following has higher percentage in the arch crust, हो सकता है आपको याद ना हो टोटल परसेंटेज किसके कितने हैं, ठीक है, पर आपको ये तो याद है कि CaNaMgSi जितने सारे मिनरल्स हैं उनकी परसेंटेज ज्यादा है, ठीक है, इन द आर्च क्रस्ट, तो जो मिनरल होगा वो आप लगा सकते हैं आंसर में, ठीक है। उल्टा क्वेश्चन 22 वर्ष का क्वेश्चन अगर आ जाए तो भी आप ये आंसर ऐसे करके लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इन्फरेंस याद रखियो, HCONS, ठीक है, हाइपर कार ओला, नलिफाइड, सुपर कार, नैनोज, मैजिकल साइट, ठीक है, इसको थोड़ा लिख लेते हैं,
ये इन्फ्रेंस याद रखियो, और हम इसका जो न्यूमोनिक है वो साइड में लिख लेते हैं। ये शायद ज्यादा को नहीं जरूरत पड़े, फिर भी हाइपर कार ओला। अच्छा, ओला का हाइपर कार आ रहा है, किसको पता है? हाइपर व्हीकल्स आ गई है ना, उसकी स्कूटीज बुक करवा लिया तुम सब ने। चलो कॉलेज चलो, फिर बुक करवा लेना, क्या है। ओला नलिफाइड, नलिफाइड सुपर कार नैनोज मैजिकल साइट। ओके, क्यों दिया है? क्योंकि जो नानो आता था ना, उसके भी बड़े सारे रंग आते थे, ठीक है। और जो हाइपर स्कूटीज आए हैं ना ओला के, उसके भी बड़े सारे रंग आए हैं। वो एडवर्टाइज देखा है ना उनका, ठीक है। और ये इन्फ्रेंस जरूर याद रखियो। HCONS has greater percentage is human body in living systems, ठीक है। CaNaMgSi या फिर मिनरल्स जो हैं, those are greater in arch crust, ठीक है। NCERT में आपकी एक लाइन लिखी हुई है कि कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हैज ग्रेटर परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी। वो भी सही बात है बेटा, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हैज ए ग्रेटर परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। NCERT की ये लाइन है। CHO has greater percentage या फिर greater ratio in living systems, ठीक है। हम तो उसी के लिए आए हैं, मतलब हम तो वही कर रहे हैं ना बेटा। हमारा तो इंटेंशन ही वही है कि हम डिटरमाइन कर दे, ठीक है। चलो हो गई ये वाली, थोड़ा देख लो और एक बार। HCONS हैज ग्रेटर परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग सिस्टम, ठीक है। NaCaMgSi हैज लोअर परसेंटेज इन द ह्यूमन बॉडी एंड ग्रेटर परसेंटेज इन द आर्च क्रस्ट, ठीक है। कभी याद ना रहे ये परसेंटेज, ठीक है, तो ये हिंट लगा के आंसर कर लेना। चलो हो गया, मिटा देते हैं ये वाला। ओके, और एक टेबल है, टेबल नंबर शायद 9.2 नहीं 9.3। ओके, दैट इज द परसेंटेज ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स इन योर बॉडी, ओके, इन नॉर्मल सेल, ठीक है। टेबल 9.3 है, आई गेस दैट इज 9.3। होप इट इज राइट, 9.3, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स इन लिविंग सेल या फिर ह्यूमन बॉडी, कुछ भी लिखो, लिविंग सेल, ओके। तो क्या क्या है उसमें? चलो ये है WP नंबर CLI, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर CLI, ठीक है। ऐसा करके बनाया है बस। लिपिड, ये है आयन, ये है कार्बोहाइड्रेट, ओके। ये है आपका न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये है प्रोटीन, ये है वाटर, ठीक है। तो वाटर का जो परसेंटेज है वो है 70 to 90%। प्रोटीन का जो परसेंट है 10 to 15%।
न्यूक्लिक एसिड का परसेंट है 5 to 7%, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का परसेंट है 3%, 2% लिपिड, 1% आयन, ठीक है। ये हो गया ना, बहुत आसान सा है, ये आसान सा है, ठीक है। WP नंबर, WP इसका न्यूमोनिक, WP नंबर, WP नंबर CLI, ठीक है। WP नंबर CLI, W मतलब तो समझ रहे हो आप लोग, वाटर, ठीक है। P मतलब प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मतलब N, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट मतलब C, L मतलब लिपिड, I मतलब आयन, ठीक है। वाटर का परसेंटेज 70 to 90%, ठीक है। प्रोटीन है 10 to 15%, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7%। न्यूक्लिक एसिड में बोथ RNA DNA आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 3%, लिपिड 2%, आयन 1%। इन द नेक्स्ट सेशन, ये थी आपकी बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर एक ओवरऑल व्यू, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है बच्चों। चलो, और हमने आज जितना भी बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, हम अगर केमिकली, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिवाइड कर दे तो कैसे होता है। आपके जो ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर का एक चार्ट होता है ना, ठीक है, अल्कीन, अल्काइंस, केटोन्स, एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स, ऐसा एक होता है चार्ट, पर हम उसको बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। हम उसको डिवाइड करते हैं एज एमिनो एसिड्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है बेटा। चलो, ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिवीजन फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। केमिकली अगर डिवाइड करेंगे तो कैसा होगा वो तो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल बी गोइंग इनटू द क्लासिफिकेशंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और क्या क्या है बायोमोलिक्यूल्स में, और कुछ चीजें हैं जिसको हम बायोमोलिक्यूल्स में इंक्लूड करते हैं, वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वो सब हम देखेंगे, ठीक है। और फिर एक एक बायोमोलिक्यूल को विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल्स, ओके। चलो, लेट्स गो, बाय, ठीक है, टेक केयर। Letting you think out of box.